Hello everyone, welcome you all in Examination Catalyst. In this video we are going to discuss some other questions of human development which may be asked in UGC net paper this time. And the first question is the rate of development is fastest during. इसमें पूछा गया है कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट रेट होता है वो फास्टेस्ट किस पीरियड में होता है, इन्फेंसी के पीरियड में, लेट चाइल्डहुड, प्रीनेटल पीरियड और प्यूबर्टी। तो इसका आंसर है प्रीनेटल पीरियड, द पीरियड बिफोर एक्चुअल बर्थ मीन्स कि प्रेगनेंसी पीरियड। इस टाइम पे फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म से पूरा का पूरा फीटस डेवलप होता है। फीटस डेवलपमेंट के साथ साथ वाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो उस सिर्फ 9 मंथ में बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है। एंड आफ्टर प्रीनेटल पीरियड प्यूबर्टी इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ when development is development fastest. Second question is a play in which the young children play independently beside other children rather than with them. इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा प्ले कौन सा है जिसमें जो यंग बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली खेलते हैं इवन कि दूसरा बच्चा प्रेजेंट होता है उनके पास पे। तो उस प्ले को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, ऑनलुकर प्ले और पैरेलल प्ले। एसोसिएटिव प्ले जैसे टर्म से क्लियर है, एसोसिएशन में हो रहा है प्ले। कोऑपरेटिव प्ले एक दूसरे के कोऑपरेशन में मीन्स कि रोल प्ले हो रहा है जिस टाइप से। ऑनलुकर प्ले मीन्स कि जो बच्चा है वो बस देख रहा है दूसरों को खेलते हुए, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या खुद नहीं खेला। एंड लास्ट इज पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले मीन्स कि दो लाइंस को इमेजिन कर लीजिए आमने सामने हैं जिनका एक दूसरे से कोई कहीं पे लिंक नहीं है। ऐसा प्ले कि दो बच्चे खेल रहे हैं पर एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंटली खेल रहे हैं, वो कहलाता है पैरेलल प्ले। एंड आंसर इज पैरेलल प्ले। थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज नोन एज द प्रीनेटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो जब प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे का फास्टेस्ट ग्रोथ हो रहा होता है तो उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। और न्यूट्रिशन किस तरीके से बच्चे पे पहुंचता है? वो एम्नियोटिक फ्लूइड से पहुंचता है, प्लेसेंटा से पहुंचता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से पहुंचता है कि वर्निक्स से पहुंचता है? तो आंसर इज प्लेसेंटा। एम्नियोटिक फ्लूइड तो फ्लूइड है जो बच्चे के चारों ओर से उसे कवर करता है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करता है मदर को और चाइल्ड को। वर्निक्स मतलब चीज़ी कोटिंग होती है बच्चे के ऊपर। और प्लेसेंटा है उसका काम होता है कि उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बच्चे को, और वही प्रीनेटल लाइफ है सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। इन्वायरमेंटल एजेंट दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ माल फॉर्मेशन इन अ डेवलपिंग फीटस। ऐसा इन्वायरमेंटल एजेंट जो मतलब जेनेटिक नहीं है, इन्वायरमेंटल है, जो माल फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है फीटस में प्रेगनेंसी पीरियड में, वो उसको क्या कहते हैं या वो क्या है इनमें से? मैटरनल हाई ब्लड प्रेशर, मैटरनल ओवर ईटिंग, प्रीमेच्योरिटी और टेट्राजन। हाई ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट पड़ सकता है बट वो इन्वायरमेंटल एजेंट नहीं है, वो बायोलॉजिकल है। मैटरनल ओवर ईटिंग से मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीमेच्योरिटी तो कोई एजेंट नहीं है, वो तो एक तरीके का टर्म है। टेट्राजन कहलाते हैं जो एनवायरमेंटल एजेंट है जिससे माल फॉर्मेशन होता है। तभी मदर को बोला जाता है कि कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डेवलपमेंटल टास्क फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेन आर गिवन बाय। किसने दिए थे डेवलपमेंटल टास्क या डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो हम पढ़ते हैं? तो मे बी आप इसका आंसर जानते हो, इन द फॉर्म ऑफ हैवी क्रेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन इस तरीके से आ सकता है कि उनके नाम को अलग अलग नाम को दे दिया जाए तो आपको एग्जैक्टली नाम पता होना चाहिए। तो किसने दिया था? ये रॉबर्ट जे हैवी क्रेस्ट ने दिया था डेवलपमेंटल माइलस्टोन। Next question is dash infants are usually light on weight given the number of weeks of gestation they have completed. मीन्स कि ऐसा बच्चा जो वेट में कम होगा बट उसने कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड में ही उसका बर्थ हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? पोस्टम। पोस्टम तो नाम से पता चल रहा है कि जो गेस्टेशन पीरियड के टर्म के बाद हो। प्री टर्म जो पीरियड से पहले हो। प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर ऐसे लेमन टर्म में हम यूज़ करते हैं, जबकि स्मॉल फॉर डेट टर्म उन बच्चों के लिए यूज़ होता है जो होते तो सही पीरियड पे हैं बट जिनका वेट 2.5 kg से कम होता है। रिफ्लेक्सेस हेल्प्स द इन्फेंट इन फाइंडिंग द निप्पल। ये तो आपको वैसे ही अच्छे से याद होना चाहिए कि ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स होता है जो बच्चे को
निप्पल फाइंड करने में, स्पेशली निप्पल फाइंड करने में हेल्प करता है, वो है रूटिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स रूटिंग रिफ्लेक्स का एक अनदर नेम है, बट जो कॉमनली रिफ्लेक्सेस दिए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसमें रूटिंग रिफ्लेक्स टर्म जो है वो रिफ्लेक्स दैट हेल्प इन्फेंट इन फाइंडिंग द निप्पल इसलिए दिया गया है। RH इनकम्पेटिबिलिटी अकर व्हेन ब्लड ऑफ, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन प्रीनेटल पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला में से है। RH इनकम्पेटिबिलिटी कब होती है? ये कब होती है? मदर और बेबी के जो RH फैक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव, उनके इनकम्पेटिबल होने पे होता है। तो आपको क्लियरली याद होना चाहिए कि इनकम्पेटिबिलिटी कब होगी, जब मदर पॉजिटिव होगी और फीटस नेगेटिव होगा, या मदर फीटस दोनों पॉजिटिव होंगे, या मदर फीटस दोनों नेगेटिव होंगे, या मदर नेगेटिव फीटस पॉजिटिव होगा। तो ये कब होता है? जब मदर नेगेटिव होती है, फीटस पॉजिटिव हो जाता है, तो उस वक्त RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जो RBC होते हैं ना, उनकी डेथ होने लग जाती है बच्चे की। क्रिएटिविटी टर्म जो होता है, जो आपने बहुत सुना होगा, वो कौन सी थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व होती है? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, हार्डवर्क, या कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट? तो क्रिएटिविटी कॉम्बिनेशन है। डाइवर्जेंट मीन्स कि क्रिएटिविटी कहाँ पे यूज़ होती है? मेनली कोई चीज़ हमें प्रॉब्लम दिख गई तो उसका बहुत कंक्रीट सा सोल्यूशन लाने के लिए, तो क्रिएटिविटी उसी के अंदर होगी जो जिसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, मीन्स कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। एज वेल एज कन्वर्जेंट थिंकिंग भी होगी, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन में से उसे पता होगा कि सबसे इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन कौन सा है, तो वो क्रिएटिव थिंक को प्रोड्यूस कर पाएगा। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच दैट डिस्टिंग्विश वन अटरेंस फ्रॉम अदर। तो स्पीच के जो कंपोनेंट्स हैं, लैंग्वेज के कंपोनेंट्स जो हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। मॉर्फीम, फोनिम, सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स। तो इसका आंसर है जो अटरेंस, मतलब कि लॉ को लॉ बोलते हैं, शॉ को शॉ बोलते हैं, सॉ को सॉ बोलते हैं, जो हर अल्फ़ाबेट के अटरेंस में डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है ना, उसको बोलते हैं फोनिम्स। सिमेंटिक्स तो जो होता है वो लैंग्वेज का वो कंपोनेंट है जो वर्ड के मीनिंग से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है, क्या हम वर्ड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वाई हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है। सिंटैक्स मीन्स कि हम पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन जब कर रहे होते हैं, नाउन, वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया ना, एक ग्रामेटिकल फॉर्मेशन, ग्रामेटिकल रूल। तो सिंटैक्स का कैसे हम वर्ड के एसोसिएशन से एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करते हैं, और मॉर्फीम सिमेंटिक्स का एक पार्ट है। Tests include the breadth and depth of person acquired knowledge, the ability to communicate knowledge and ability to reason out previously learned knowledge। तो ये सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। रेमंड कैटल ने 2 टाइप की इंटेलिजेंस दी थी, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस तो वो इंटेलिजेंस होती है जो हम कह सकते हैं कि हम इनबॉर्न हमारे पास है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई अचानक से छोटे बच्चे के पास, उसने कभी वो प्रॉब्लम पहले नहीं देखी है, या हमारे पास कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है बड़े होकर भी, जो हमने कभी पहले ना सुनी होती है ना देखी होती है, पर हम कुछ तो सॉल्यूशन उसका करते ही हैं, तो वो होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो हमने किसी चीज़ से सीखी नहीं है, बस हमारे पास ऑलरेडी थी, इनबॉर्न इंटेलिजेंस थी, ये इनबॉर्न नॉलेज थी। वेरस क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस जो होती है वो एक्वायर्ड नॉलेज होती है। अगर हम प्रीवियसली किसी प्रॉब्लम से इनकाउंटर होते हैं, उससे हमने सोल्यूशन सीख लिया, ताकि अगली बार हमको भी सोल्यूशन प्रॉब्लम आए तो हम कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, तो वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे दिया हुआ एक्वायर्ड नॉलेज है या प्रीवियसली लर्न नॉलेज है, जो है क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। टेस्ट रिफर्स टू वंस नॉलेज कंसर्निंग वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेस और एनीथिंग रिलेटेड टू देम। एक कॉन्सेप्ट होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज, मीन्स कि मेरे को कितनी नॉलेज है उसकी नॉलेज है, किसी बच्चे को उसको कितनी नॉलेज है उसकी नॉलेज है, उसका कॉग्निशन क्या है उसकी नॉलेज है, तो उसको कहते हैं मेटा कॉग्निशन। ठीक है, मेटा कॉग्निशन रिफर्स टू वंस नॉलेज कंसर्निंग वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेस और एनीथिंग रिलेटेड टू देम, मतलब अपने ही बारे में पता होना कहलाती है मेटा कॉग्निशन।
प्रैग्मेटिक्स इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज कंसर्न टू, सीधे आप इसको याद रखिए, प्रैग्मेटिक्स से रूल्स होते हैं लैंग्वेज के कि हम उसे लैंग्वेज को कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करें, रूल की मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बने, दूसरों को हमारी बात समझ में आए, वो कहलाता है प्रैग्मेटिक्स। बाकी जैसे इसमें अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस है तो ये है सीमेंटिक्स। रूल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंस, रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंस है सिंटैक्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स साउंड वाइल अदर अंडरस्टैंड, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड कहलाता है फोनिम्स। Pragmatics is a rule of language for effective communication. Morality is externally controlled in pre-conventional level, conventional level, post-conventional level, both A and C. Morality theory जो दी थी, moral development theory, वो थी कोलबर्ग ने की। कोलबर्ग ने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। 6 स्टेप्स थे उनकी पूरी थ्योरी में, 2 स्टेप्स इन ईच लेवल, जिसमें जो प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के है उसमें मोरालिटी एक्सटर्नली कंट्रोल होती है, मतलब कि मॉरल बिहेवियर हम एक्सटर्नल रीज़न की वजह से दिखाते हैं, जबकि कन्वेंशनल लेवल में मॉरल बिहेवियर हम इंटरनल रीज़न की वजह से दिखाते हैं। हमारा इंटरनल बोलता है कि हमें अच्छा करना चाहिए। प्री एंड पोस्ट में कुछ सोशल कंटेक्स्ट के रूल होते हैं कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो हम एक्सटर्नल पनिशमेंट से बच जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आप याद रखो, पूछा जाता है ये कि कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, उसमें कितने स्टेजेस थे और मोरालिटी कौन से लेवल पे एक्सटर्नली कंट्रोल होती है। ये मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लगाया है, आप इनको नोट कर सकते हैं। Next question is the condition in which neonates brain receive an inadequate amount of oxygen during labor and birth is termed as, इसको एनॉक्सिया कहते हैं, एपनिया कहते हैं, हेलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ कहते हैं, या SIDS कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो जब नियोनेट प्रॉपरली इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो बर्थ के टाइम पे या फिर लेबर के टाइम पे मिलता है नियोनेट के ब्रेन को, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनॉक्सिया। मीन्स कि अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना प्रॉपरली लेबर या बर्थ के टाइम पे तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोना चाहिए, अदरवाइज़ अगर वो रोता नहीं है तो मीन्स कि उसे ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिली है, या वो ऑक्सीजन जब वो पैदा होते सांस लेता है पहली बार तो उसको पेन होता है लंग्स में, तो इसलिए वो रोता है। अगर वो रो नहीं रहा, मतलब वो रेस्पायर अच्छे से नहीं कर पा रहा, उसको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा और वो कुछ मिनट्स में उसके ब्रेन में डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया, जब उसके ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। एपनिया मीन्स कि हम सांस नहीं ले पाते, किसी रीज़न में हमें लगता है ना हमारी सांस चढ़ रही है या हम सांस ले नहीं पा रहे हैं। और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है, वो इसका कोई रीज़न अभी तक क्लियरली पता नहीं चला है कि क्या है, बट इसमें बच्चे की डेथ हो जाती है विद इन 1 ईयर, बर्थ से 1 ईयर के बीच में। A child in the asocial stage of attachment is anxious about stranger, at risk for abuse, under 6 weeks of age, unwilling to interact with anyone. Asocial stage of attachment क्या होता है? स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट होती है जो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। सोशल स्टेज सबसे इनिशियल स्टेज है जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, वो बर्थ से 6 वीक तक के पीरियड में जो होता है वो सोशल स्टेज ऑफ अटैचमेंट होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम के थ्रू क्वेश्चन को रेज कीजिए। वी विल ट्राई टू आंसर इट वेरी क्लियरली एंड सो दैट कि आप उसे समझ